टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। आज मेरे बेटा हम नया चैप्टर जनाब शुरू करेंगे। तवज्जो से, ध्यान से, गौर से देखिएगा। ये निस्बतन थोड़ा सा आसान चैप्टर है। वेक्टर थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर था। ईमानदारी की बात यह है कि पूरा जो चैप्टर, जो कोर्स आप फर्स्ट ईयर का पढ़ेंगे, उसमें एक चैप्टर नंबर ये 2 और दूसरा आपका चैप्टर नंबर 8, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी तो बहुत आसान है, क्योंकि वो जो मैट्रिक में आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड चीजें हैं, तो जरा आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। सबसे पहले जनाब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और जनाब हम आज वी विल स्टार्ट टुडे द चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे, विच इज मोशन। चैप्टर नंबर 3 का नाम जनाब मोशन है, और इसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशन है उससे शुरू करेंगे, और इस दौरान आपको ये समझाएंगे भी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। ये भी एग्जाम में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है। जिस तरीके से मैंने आपको पिछले चैप्टर में, चैप्टर खत्म होगा तो समराइज कर लेंगे कि एग्जाम में सवाल किस किस तरीके से आते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल, आसान हो जाएगा। 85 नंबर का पेपर होता है फिजिक्स का। 80 नंबर आने चाहिए कम से कम, और आराम से आ जाते हैं। अगर आपके फिजिक्स पे नंबर आएंगे तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनेगी। फिजिक्स पे नंबर नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम होगा भाई। चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, मोशन जनाब इसका नाम है। सबसे पहले देख ले कि स्कोप ऑफ स्टडी क्या है, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ स्टडी क्या है, क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है, जरा तवज्जो से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है, जो आप मैट्रिक क्लास में पढ़कर आए थे। बहुत सारे बच्चों को याद भी होगी, बहुत सारे बच्चे भूल भी गए होंगे। थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं, क्योंकि जब फिजिक्स की हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं, उनका पता होना आपको जरूरी है। रेस्ट क्या होती है, मोशन क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह वगैरह हम थोड़ा सा रिमाइंड करा देंगे ताकि आपके जहन में आ जाए। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। 3 हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की, अगर आपको याद हो, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी एक इक्वेशन हमारे पास होती है। वी एफ इजिकल टू वी आई टी हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास होती है। और उसके बाद जनाब यानी जो है वो 2as इजिकल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर होती है, और s इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। इस पर न्यूमेरिकल हम करेंगे, मैट्रिक क्लास में भी किए थे, यहाँ पर भी हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल। थोड़े से चेंज है। चेंज क्या है? थोड़ी सी डिटेल के साथ है, तफसील के साथ है। फिर एक टॉपिक हमारे पास होता है टेंशन, और उसके केसेस पढ़ेंगे हम। टेंशन आपको याद होगा, शायद मैट्रिक क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, ऑल्दो एग्जाम में आता नहीं है। फर्स्ट ईयर के अंदर, कोर्स के अंदर इसकी डेरिवेशन एग्जाम में आती है। फिर एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मोमेंटम। ये भी नाम आपने सुना हुआ है, ये भी आपने फर्स्ट ईयर क्लास, मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। और मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। फिर मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के दरमियान एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को स्टडी करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ ये बात वाजे रहे, जब हम सिर्फ मोमेंटम कहते हैं तो इससे मुराद हमारी, जब सिर्फ मोमेंटम कहते हैं तो इससे मुराद हमारी लीनियर मोमेंटम होती है। दो तरह के मोमेंटम होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम होता है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम होता है। फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हैं आप, हम आगे चल के बताएंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। चैप्टर नंबर 5 में होगा वो। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे मोमेंटम, ये बेसिकली लीनियर मोमेंटम होगा। फिर इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, और उसके बाद एक फार्मूले की डेरिवेशन है जो हम करेंगे। एक फार्मूला हम पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेशन है फाइनल वेलोसिटीज की, इलास्टिक कोलिजन की, उसके केसेस भी हैं। और एक और टॉपिक हम लास्टली एंड फाइनली पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इंक्लाइंड प्लेन। तो ये हमारा पूरा चैप्टर नंबर 3 है जो हमने डिस्कस करना है। ये भी निस्बतन थोड़ा सा तवील चैप्टर है, इसमें भी जरा परेशान मत होइएगा, मगर चूंकि अब आप रिदम में आ गए हैं, थोड़ा आपको आइडिया हो गया है, तो हम जरा कोर्स को स्पीड अप भी कर सकते हैं, तेजी से भी बढ़ा सकते हैं। और काफी सारी बातें ऐसी हैं जिनमें से आधी बात तो आपको, सब तो नहीं, आधी बात या 25% बात तो आपको पहले से पता भी होगी, तो जरा समझने में आपको आसानी रहेगी। वी विल स्टार्ट बाय सम बेसिक डेफिनेशन। हम कुछ बेसिक डेफिनेशन से बात शुरू करेंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होती है। यहाँ से हम मामला को अपने शुरू करते हैं। रेस्ट क्या होता है? वैसे तो भाई माशाल्लाह कोरोना वायरस है, सब रेस्ट ही रेस्ट कर रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, और जनाब जो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, रेस्ट है। फिजिक्स की जुबान में जब हम रेस्ट की बात करते हैं तो ऐसा रेस्ट वेस्ट नहीं होता।
जब फिजिक्स की जुबान में मेरे बेटा हम रेस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करती, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के लिहाज से तब्दील नहीं करती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बॉडी रेस्ट की हालत में मौजूद है। जहाँ मौजूद है वही मौजूद रहे। एक किताब टेबल पे रखी है, टेबल पे ही रहेगी, अपनी जगह को तब्दील नहीं करेगी। जहाँ पर मौजूद है वो बॉडी वहीं पर रहेगी। एक कार रुकी हुई होती है, वो रेस्ट में हमारी कहलाती है। इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप लोगों को बहुत सारी बातें इसमें से पहले से पता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और एक लफ्ज होता है स्टैटिक, शायद आपने नाम सुना हो। जब भी किसी बॉडी रेस्ट में किसी बॉडी की बात करते हैं तो उसको स्टैटिक भी कहा जाता है। अब बुक प्लेस ऑन टेबल है, टेबल पे अगर किताब रखी है तो वो आपकी रेस्ट में। फिर आते हैं मोशन के ऊपर। मोशन क्या होता है बेटा? अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील करती रहे कंटिन्यूअसली, मुसलसल अपनी जगह को बदलती रहे, मुसलसल अपनी पोजीशन को तब्दील करती रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बॉडी मोशन की हालत में है। कार हमारी चल रही है, जब तक चल रही है वो मोशन की हालत में है, सिग्नल पर रुक जाती है तो रेस्ट की हालत में हो जाएगी। हमारी जो जमीन है वो मोशन की हालत में है, कंटिन्यूअसली मूव हमारी कर रही है। A body is said to be in motion when it changes its position with respect to its surrounding. अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन मुसलसल तब्दील कर रही है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बॉडी मोशन में। एक कार रनिंग ऑन द रोड, रोड पे कार चल रही है तो मोशन में। बाकी तो बहुत सारी जमीन मूव कर रही है हमारी, और बहुत सारी चीजें, पंखा हमारा चल रहा है वो मोशन के अंदर है। फिर आता है काइनेमेटिक्स क्या होता है। सब डेफिनेशन आपने मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ी है, सिर्फ आपको रिफ्रेश करा रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं, ताकि जब जहां आपका इसका दोबारा तस्करा आएगा तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, ये बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। काइनेमेटिक्स क्या होता है जनाब? अगर हम किसी बॉडी की मोशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उस पर कोई फोर्स अमल करेगी जिसकी वजह से वो बॉडी मोशन में। आपके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को आपने फेंका, जब बॉल को फेंका तो वो बॉडी मोशन में आ गई। कैसे मोशन में आई? जब आपने उसको फेंका है तब मोशन में आई है। एक फुटबॉल रास्ते में पड़ी है, आपने किक लगाई, वो मोशन में आ गई। जब आपने किक लगाई उसको तो बेसिकली आपने उस पर क्या लगाई? फोर्स लगाई। क्या लगाई आपने? उसके ऊपर फोर्स लगाई है। जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो इसका मतलब होता है कि उस पर कैसे कोई फोर्स अमल कर रही है। अगर हम फोर्स का रेफरेंस दिए बगैर, सुनो जरा गौर से, फोर्स कहाँ से आई, कैसे आई, इस फोर्स का रेफरेंस दिए बगैर किसी बॉडी की मोशन के बारे में पढ़े, विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, फोर्स का रेफरेंस दिए बगैर अगर हम किसी बॉडी की मोशन के बारे में पढ़ें, एक बॉडी मूव कर रही है मगर क्यों मूव कर रही है उसकी वजूहात पे ना जाए, क्यों मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, इसकी बात ना करें और इसको डिस्कस किए बगैर सिर्फ मोशन की बात करें कि बॉडी चली, रेस्ट पे थी, एक्सेलरेशन पैदा हुआ, बॉडी मूव करने लगी, क्यों आई मोशन के अंदर, उसके बारे में अगर पढ़ा जाए। दूसरे अल्फाज में बड़ा मशहूर मुहावरा होता है कि आम खाएं गुठलियां ना गिरे। ठीक है ना? आम खाएं गुठलियां ना गिरे, यानी बॉडी की मोशन के बारे में तो देखें, क्यों पैदा हुई है वो ना पढ़े। तो इसका नाम होता है काइनेमैटिक्स। क्या नाम होता है मेरे बेटा? इसको चंदा काइनेमैटिक्स कहा जाता है। जब फोर्स का रेफरेंस नहीं देंगे, फोर्स का रेफरेंस नहीं देंगे, बॉडी मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव करने दो, किसी फोर्स के रेफरेंस दिए बगैर अगर बॉडी की मोशन के बारे में पढ़ा जाए तो उसको काइनेमैटिक्स कहते हैं। और काइनेमैटिक्स का भाई होता है डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स का जो पार्टनर है, जुड़वा भाई है, डायनेमिक्स है। इसमें हम फोर्स का भी तस्करा करेंगे। क्या करेंगे मेरे बेटा? इसमें हम फोर्स का भी तस्करा करेंगे कि बॉडी जो मोशन में आ रही है किस फोर्स की वजह से आ रही है। मोशन की बात भी करें, मोशन की बात भी करें, और मोशन जिस वजह से पैदा हुई है, मोशन जिस वजह से मोशन पैदा हुई है, अगर उस वजह की भी बात करें, वजूहात की भी बात करें, कॉज ऑफ मोशन की भी बात करें, उस फोर्स की भी बात करें जो कि प्रोड्यूस कर रही है किसको? मोशन को, अगर उसके बारे में पढ़ा जाए तो इसको डायनेमिक्स कहा जाता है। और अगर काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों को मिला दे, इसको मिला दे, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों की अगर साथ बात करें
तो इसका नाम होता है मैकेनिक्स। क्या नाम होता है इसका मेरे बेटा? इसका नाम होता है मैकेनिक्स। तवज्जो से सुनिएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, यानी विदाउट रेफरेंस मोशन की, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स भी मोशन की बात करें, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स भी मोशन की बात करें, और विद रेफरेंस ऑफ फोर्स भी मोशन की, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स भी बात करें, दोनों तरीकों से अगर बात करेंगे तो उसका नाम मैकेनिक्स होता है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स आर द ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हम दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, एक का नाम काइनेमेटिक्स होगा, एक का नाम डायनेमिक्स होगा। एक का नाम क्या होगा? काइनेमेटिक्स होगा, एक का नाम क्या होगा? डायनेमिक्स होगा। ब्रेक करें किसको मेरे बेटा? अगर काइनेमेटिक्स को और डायनेमिक्स को दोनों को मिला दोगे तो मैकेनिक्स होगा। असल में हम जो पढ़ रहे हैं ना चैप्टर पूरा 2 से लेकर 7 तक हम जितना पढ़ रहे हैं ये सारा मैकेनिक्स है। 2 से लेकर 7 तक हम जितनी स्टडी कर रहे हैं ये सारी की सारी हमारी मैकेनिक्स है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास वो डायनेमिक्स होता है, वो हमारे पास काइनेमेटिक्स होता है, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स होता है। छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह के अंदर ही काम आती हैं। एक बात अच्छी तरीके से ध्यान के अंदर बिठा लें कि मैट्रिक क्लास में आप जब पढ़ते थे तो आपके बेशतर सवालात आते थे डिफाइन फॉलोइंग, डिफाइन फॉलोइंग, डिफाइन फॉलोइंग। यहाँ पर इंटर लेवल पर डिफाइन डिफाइन वाला कोई काम नहीं है, यहाँ ड्राइव 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 वाला काम है। आगे चलेंगे हम देखेंगे कि मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर डेरिवेशन हमारे पास आएंगी और उन डेरिवेशनों को हमने जनाब अली जो वो डिस्कस करना है, उन डेरिवेशनों को पढ़ना है। मगर डेफिनेशन पढ़े बगैर, without discussing the definition, it is not possible to drive anything। किसी चीज को हम ड्राइव नहीं कर सकते। अब छोटी छोटी बुनियादी डेफिनेशन है, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करूंगा, इसलिए टाइम हमारे पास चाहेंगे कि बचा ले, जरा सा जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो हाथ रेस करके मुझसे पूछ लेना, उसको फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे यहाँ पर कोई इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। डिस्टेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसको डिस्टेंस कहते हैं। स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है उसके दरमियान जो स्पेस है उसको डिस्टेंस जनाब कहा जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। क्या करते हैं? इसको एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एस आई यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटा? ये हमारे पास एक अदद स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होने के मतलब ये है कि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसकी मेरे बेटा इसके अंदर डायरेक्शन इसके अंदर नहीं होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, या डायरेक्शन इसके अंदर मेंशन नहीं होती है। दूसरा हमारे पास आता है वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में सिर्फ इतना फर्क होता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब जरा गौर से देखना, यहाँ पर क्या चीज हमारे सामने आ गई है? एक मखसूस डायरेक्शन हमारे पास आ गई है कि हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए था। यहाँ पर डायरेक्शन का तस्करा नहीं था, यहाँ पर डायरेक्शन का तस्करा नहीं था। अगर हम एक इनिशियल पॉइंट पर है, हम एक फाइनल पॉइंट पर है, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास होगा उस डिस्टेंस का नाम क्या होता है? इसकी मिसाल चाहो तो मैं इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ से चला, यहाँ चला, यहाँ चला, घूम के मैं यहाँ पहुंच गया। जब यहाँ पर मेरे बेटा मैं पहुंच गया हूँ तो हमारे पास जो अब डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा मेरे बेटा, जहां से हमने शुरू किया था और जहां पे हमने खत्म किया था, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो फासला है इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। और इसके साथ साथ जरूरी है, लाजमी है कि इसके अंदर क्या मौजूद हो मेरे बेटा? इसके अंदर डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास मोशन, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन पता होना चाहिए। जहां से चले पूरा घूमते रहे कोई सरोकार नहीं है। ये आपका इनिशियल पॉइंट था जहां से हम चले थे, और जहां पर रुके थे ये फाइनल पॉइंट था। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन, इसका नाम क्या होता है मेरे बेटा? इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ख्याल रखिएगा। और एस से रिप्रेजेंट करने के साथ साथ एक बात और समझ लो कि इसमें
इसके ऊपर मेरे बेटा जब भी वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं, पता है आपको कि उस पे एरो लगा देते हैं, तो इस पर एरो मेंशन करना जरूरी होगा। इसको भी एस से करते हैं रिप्रेजेंट, इसको भी एस से करते हैं। द डिफरेंस इज दैट कि इस पर एरो हेड नहीं लगा होता है, नीचे वाले पर एरो हेड लगा होता है। ऊपर वाले पर एरो हेड नहीं लगा होता। डिस्टेंस बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर होने के मतलब है कि इसमें डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं है तो ऊपर एरो हेड नहीं आएगा। नीचे वाला हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो इसके ऊपर क्या होगा, एरो हेड इसके ऊपर आएगा, ख्याल रखिएगा। इतना सिर्फ फर्क है, आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, एक जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर एक में डायरेक्शन होती है, एक में डायरेक्शन नहीं होती है। फिजिक्स में अमूमी तौर पे हमें लाजिम होता है, जरूरी होता है कि हमें डायरेक्शन पता हो। बाकी दोनों सेम है। इसकी भी एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इसके अलावा दीगर यूनिट किलोमीटर हो सकती है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, शायद आपके इल्म में हो। ये हम आगे चलेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह में आएंगे तो आपको वहां तफसील से मेंशन कर देंगे, यहाँ तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ मोशन। जब हम मोशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि मोशन को भी हम कई हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। जो मोशन हमारे पास होती है, इस मोशन को मेरे बेटा हम 3 हिस्सों में बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं। जो आपने मैट्रिक क्लास के अंदर भी शायद डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा कि जनाब मोशन कैन बी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। 3 तरह की मोशन हमारे पास होती है। एक का नाम होता है लीनियर मोशन, या इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लीनियर मोशन कहते हैं या इसको ट्रांसलेटरी मोशन जनाब कहा जाता है। और लीनियर मोशन या जो ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास होती है, जो लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन होती है, समझ लो मेरे बेटा कि जो हम कोर्स अपना पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, बल्कि चैप्टर नंबर 3 जो बेसिकली हमारे पास होगा, इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर बेसिकली हम लीनियर मोशन के हवाले से बात करेंगे। किसके हवाले से बात करेंगे मेरे बेटा, लीनियर मोशन के हवाले से हम बात करेंगे। लीनियर मोशन में क्या होता है कि ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लीनियर मोशन में क्या होता है मेरे बेटा, जो बॉडी होती है अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, सुना गौर से, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो ऐसी मोशन को लीनियर मोशन कहा जाता है। और पूरी की पूरी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। आप चले, एक अपने घर से चले, एक घर से चले, दूसरे घर पहुंच गए, पूरी की पूरी बॉडी पहुंच गई आपकी। ऐसी हुआ ना भाई। अब आपने खाली हाथ हिला दिया तो आपका हाथ हिल रहा है, पूरी बॉडी तो नहीं हिल रही है। लीनियर मोशन की जब हम बात करेंगे तो लीनियर मोशन में कंप्लीट बॉडी, मुकम्मल तौर पे बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगी और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। मिसाल के तौर पे एक कार चल रही है रोड के ऊपर, तो वो लीनियर मोशन है। यहाँ पर एक डायग्राम आपको अगर देखें गौर से मेरे बेटा, एक डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। इनफैक्ट एक नहीं है, 3 इसके अंदर है। यहाँ पे मेरे बेटा अगर आप देखें, तवज्जो देके गौर से, तो क्या नजर आता है मेरे बेटा, जो कार हमारी होती है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है बेटा, जो कार हमारी ट्रेवल करती है हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। कैसी लाइन बन रही है मेरे बेटा, स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन बन रही है इसके मतलब कैसी मोशन है, लीनियर मोशन है। हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी तब्दील हो रही है, बदल भी रही है वेलोसिटी। ट्रेन मूव करती है, ट्रेन भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है। और जब जहाज की हम बात करते हैं तो ऑल्दो के ऊपर जा रहा है मगर मोशन स्ट्रेट लाइन में। हो सकता है जहाज जब आपका जा रहा है तो ऊपर की जानिब हमारा मूव कर रहा है, मगर जो मोशन की लाइन बन रही है वो स्ट्रेट बन रही है। ये हम टेक ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। जहाज हमारा स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है। जब कोई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी तो ऐसी मोशन को क्या कहा जाएगा, ऐसी मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। इसका एक और नाम ट्रांसलेटरी मोशन भी हमारे पास होता है। जो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे उसमें हमारे पास लीनियर मोशन होगी। उसमें हमारे पास क्या होगी, लीनियर मोशन होगी। इसी तरीके से मेरे बेटा हमारे पास एक और मोशन होती है जिसका नाम होता है सर्कुलर मोशन। एक और मोशन हमारे पास होती है जिसका नाम हमारे पास होता है सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी एक स्पिन करे, घर में पंखा अगर चल रहा है तो आप देख रहे हैं छत पे पंखा चल रहा होगा, सर उठा के देखेंगे गोल गोल घूम रहा है। ऐसा तो नहीं कि पंखा एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चला जाए घूमने के लिए।
लीनियर मोशन तो नहीं है ना कि पंखा एक कमरे से निकलेगा दूसरे कमरे के अंदर चला जाएगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। पंखा अपनी ही जगह पर रहते हुए गोल 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 सर्किल में हमारा घूम रहा है। ठीक है जनाब, अगर कोई बॉडी एक ही पॉइंट के गिर्द आगे पीछे दायरे में रिवॉल्व करती रहे, घूमती रहे, तो ऐसी मोशन को सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। सर्कुलर मोशन कहते हैं, रोटेशनल मोशन भी कहते हैं, इसका एक और नाम भी होता है। इसका एक और नाम भी होता है और इसका एक और नाम होता है एंगुलर मोशन। क्या नाम होता है बेटा इसका? इसका एक और नाम जो है वो एंगुलर मोशन भी इसका नाम होता है। एक ही मोशन के कई नाम हमारे पास हो सकते हैं। ये बहरहाल आपको पता होने चाहिए कि सर्कुलर बोले, रोटेशनल बोले या एंगुलर बोले, इन तमाम मोशन के नाम एक ही होते हैं। द मोशन इन विच अ बॉडी स्पिन करे, गोल गोल घूमे या रोटेट करे अराउंड अ फिक्स पॉइंट। जो गाड़ी का पहिया हमारा घूमता है, जो व्हील हमारा है, उसकी मोशन भी क्या होती है? सर्कुलर मोशन हमारे पास होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं मोशन ऑफ अ व्हील। व्हील की बात करते हैं, जो जमीन हमारी मूव करती है वो भी हमारे पास, जो जमीन हमारी मूव करती है वो भी हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है। एक रस्सी में, किसी डोरी में किसी पत्थर को बांधे गोल गोल घुमाए, बचपन में खेला होगा। एक डोरी में एक रस्सी में बांध के गोल गोल घुमाएंगे तो ये मोशन भी, जो आपको सर्किल नजर आ रहा है, ये मोशन भी कैसी है? सर्कुलर मोशन है। एक गाड़ी है वो एक सर्किल के अंदर, दायरे के अंदर गोल गोल घूम रही है, ये भी हमारे पास सर्कुलर मोशन है। या जो हमारी जमीन हमारी सूरज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, गोल गोल घूम रही है, ये भी हमारे पास कैसी मोशन है? सर्कुलर या एंगुलर मोशन हमारे पास होती है। तवज्जो से एक चीज यहाँ देख लें आप, एक चीज यहाँ पर और थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 कौन सा मेरे बेटा? ये याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। जो चैप्टर नंबर मेरे बेटा 4 पढ़ेंगे, इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। और डिटेल के साथ, तफसील के साथ, मैट्रिक क्लास में तो जस्ट रिव्यू था ऐसे ही, यहाँ बहुत तफसील के साथ, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास जो है एंगुलर मोशन आएगा। इन चैप्टर नंबर 4 वी विल डिस्कस अबाउट एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन के बारे में चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा जाएगा। द थर्ड वन इज द वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। तीसरा हमारा वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है। इसमें बॉडी एक ही पॉइंट के गिर्द आगे और पीछे मूव करती है। घर में अगर आपके टेबल फैन मौजूद हो और उसको घुमाने पे लगा दें तो पहले उल्टे हाथ पे जाता है, फिर सीधे हाथ पे आता है, फिर उल्टे हाथ पे जाता है, फिर सीधे हाथ पे आता है, फिर उल्टे हाथ पे आता है, फिर सीधे हाथ पे आता है। ऐसी मोशन को क्या कहा जाता है? वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। अगर कोई बॉडी एक ही पॉइंट के गिर्द आगे और पीछे, दाएं और बाएं अगर मूव करती है तो इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। स्कूल में मैट्रिक क्लास में शायद प्रैक्टिकल करने का मौका मिला हो। स्प्रिंग के साथ एक बॉडी को बांधें और नीचे खींच के छोड़ दें, वो ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। एक और मिसाल देते हैं, एक रबर बैंड को लें, उसको खींचे, दरमियान से हिलाएं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा रबर बैंड। रबर बैंड को वर्टिकली रख के कोई चीज बांध दें उसके अंदर हैवी सी, और नीचे खींच के छोड़ दें, ऊपर नीचे होता रहेगा। या धागे के साथ अगर किसी बॉडी को बांध दें और उसको हिलाएं, जिसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं, तो वो उसकी जो मोशन होती है इस तरीके से। आप देखो मेरे बेटा कि हम क्या करें, अगर एक धागा हमारे पास है, इसके साथ हमने एक सॉलिड मास को अटैच कर दिया है, और जब इसको मेरे बेटा हम कोने से ले जाकर छोड़ेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ आएगा, रुकेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा, फिर नहीं रुकेगा, फिर नीचे आएगा, फिर नहीं रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से क्या करेगा मेरे बेटा? ये आगे पीछे दाएं बाएं, इस तरीके से आप क्या देखोगे मेरे बेटा? ये आगे पीछे दाएं बाएं हमारा जो ये मूव करता रहेगा। इस तरीके से क्या होगा मेरे बेटा? ये आगे पीछे, पहले आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, इस तरीके से मूव करता रहेगा। ऐसी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। एक और मिसाल इसकी दे सकते हैं कि स्प्रिंग के साथ, जो मैंने मिसाल आपको दी थी, स्कूल के अंदर एक प्रैक्टिकल था मैट्रिक क्लास में हुक्स लॉ का, शायद किया हो, नहीं तो घर में रबर बैंड में करके देख ले। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक बॉडी को अटैच कर दे, नीचे खींच के छोड़ दे, तो क्या करेगा मेरे बेटा? ये जब इसको नीचे खींचेंगे तो क्या करेंगे? जब इसको नीचे